आज की कहानी कुछ ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स की है जो समंदर के सैर करने आए थे। हंसी मजाक और एंजॉयमेंट के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन पल भर में एक हादसा हुआ और वो समंदर के बीच फंस गए। मदद की उम्मीद लेकर वो एक ऐसे अनजान आदमी की बोट पर चढ़ जाते हैं जो दिखने में तो पहले बहुत मददगार लगता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये आदमी वैसा नहीं है जैसा वो सोच रहे हैं। पलक झपकते ही वो उन्हें बेहोश करके कैद कर लेता है और ऐसे ऐसे खौफनाक काम करता है जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी की शुरुआत होती है काया नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो अपने छोटे भाई और अपने डैड के साथ रहती है। कुछ दिन पहले ही उसकी मॉम एक बोट एक्सीडेंट में मारी गई और उसी सदमे ने इस घर की हंसी खुशी जैसे कहीं छीन ली है। हर कोई अपने दुख में चुप है, लेकिन काया हालात संभालने के लिए खुद को मजबूत बनाए रखती है। वो अपने छोटे भाई का पूरा ख्याल रखती है, डैड को अकेला महसूस नहीं होने देती और इसी वजह से उसने बाहर जाना भी लगभग बंद कर दिया था। लेकिन आज उसकी दोस्त टेसा ने उसे बुलाया है ताकि वो बाहर जाकर थोड़ा घूम सके। जिस बोट से उसकी मॉम की मौत हुई थी, काया के डैड उस बोट को ठीक कर रहे होते हैं। हर बार उसे देखते ही उन्हें वही पल याद आ जाता है। काया उन्हें उस हालत में छोड़कर निकलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उन्हें बताती है कि वो टेसा के साथ जा रही है। और फिर कई दिनों बाद जीप लेकर वो घर से बाहर निकलती है। फिर समुद्र किनारे पहुंचकर वो टेसा से मिलती है, जहां से वो जेट स्की लेकर समंदर के सैर पर जाने वाले हैं। टेसा बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी साथ आने वाला है, लेकिन काया ज्यादा भीड़ में रहना पसंद नहीं करती, तो टेसा उसे समझाती है कि ज्यादा टेंशन मत लो, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ उसका भाई भी आ रहा है, वो मेरा भी दोस्त है और तुम्हें भी पसंद आएगा। बहुत समझाने के बाद काया मान जाती है। फिर जब वो दोनों भाइयों से मिलते हैं तो हमें पता चलता है कि वो व्लॉग्स बनाते हैं और आज का पूरा प्लान भी उन्होंने ही बनाया है। उनका कहना था कि वो अपनी जेट स्की से पास के एक आइलैंड तक जाएंगे और शाम तक लौट आएंगे। चारों जेट स्की लेकर निकल पड़ते हैं। टेसा जेंडर के साथ बैठती है और काया जूलियन के साथ, और बहुत एंजॉय करते हुए चारों कुछ ही देर में उस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर टेसा अपनी बॉयफ्रेंड के साथ टाइम बिताने लगती है और काया जेंडर के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है और उनकी बातें पर्सनल होने लगती है। जेंडर टेसा को इम्प्रेस कर लेता है और टेसा भी उससे बातें करते हुए बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। इसके बाद सब हंसी मजाक करते हुए बहुत मस्ती करते हैं, जैसे कुछ समय के लिए सारी परेशानियां पीछे छूट गई हों। काया और जेंडर तैरते हुए उनसे थोड़ी दूर चले जाते हैं, जबकि टेसा और जूलियन फिर से किनारे पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। काफी वक्त के बाद काया को किसी के पास रहना बहुत अच्छा लग रहा था। उसे लगता है कि शायद उसे किसी ऐसे ही दोस्त की तलाश थी जो उसे इतने अच्छे से समझ सके। काफी देर तक साथ में तैरने के बाद जेंडर धीरे से पास आकर उसे किस करता है और काया भी उस मोमेंट पर खुश होती है। कुछ देर बाद सब वापस लौटने का फैसला करते हैं और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। टेसा को इम्प्रेस करने के चक्कर में जूलियन स्पीड बढ़ा देता है और जेंडर काया को लेकर पीछे होता है, लेकिन इन दोनों को अंदाजा भी नहीं होता कि आगे जाकर ये मजाक कितना भारी पड़ने वाला है। और तभी ज्यादा स्पीड की वजह से अचानक जेट स्की पलट जाती है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। इसी बीच जेंडर भी पीछे से बहुत स्पीड से आता है और बिना देखे सीधे जूलियन के ऊपर जेट स्की चढ़ा देता है। फिर सीधे जाकर उनके जेट स्की से टकराकर वो दोनों भी पानी में गिर जाते हैं। जरा सी सावधानी हटी तो पल भर में उनके साथ क्या से क्या हो गया। जेंडर के सर पर इतनी जोर से लगा था कि वो बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो चुका था और कुछ ही पल में दोनों जेट भी पानी में डूब जाते हैं। अब काया किसी तरह टेसा को संभालती है और दोनों को जेंडर भी जख्मी हालत में मिल जाता है, लेकिन जूलियन उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो काफी देर तक उसे पुकारते रहते हैं पर कोई जवाब नहीं आता। वो चारों तरफ देखते हैं कि वो कहीं बेहोश पड़ा होगा, पर उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन सच तो यही था कि टक्कर होते ही उसकी जान चली गई और वो समुद्र के नीचे डूब गया। वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि एक छोटे से मजाक में इतना कुछ हो जाएगा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब काया और टेसा जेंडर को लेकर समंदर के बीच तैर रहे होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तभी किस्मत से कुछ दूर उन्हें एक बोट दिखाई देती है। वो जोर जोर से आवाज देने लगते हैं, जिससे बोट का कैप्टन रे उन्हें देख लेता है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है। करीब आकर वो समझ जाता है कि एक्सीडेंट हुई है और इन्हें मदद की जरूरत है। वो एक एक करके तीनों को ऊपर खींच लेता है और कहता है कि अब वो बिल्कुल सुरक्षित हैं। सबसे ज्यादा घायल जेंडर होता है और उसका काफी खून बह चुका था। थोड़ी देर बाद टेसा वॉशरूम के लिए अंदर जाती है, जहां रे पहले से मौजूद होता है। इसी दौरान एक अजीब बात नोटिस होती है कि रे अंदर से बार बार काया को ही देख रहा था, जहां काया जेंडर के देखभाल कर रही थी। काया टेसा को बुलाती है पर कोई जवाब नहीं आता, लेकिन काफी देर तक जब वो वापस नहीं आती
तो काया उसे देखने अंदर जाती है। वहाँ रे किसी काम में लगा होता है जहाँ वो कॉटन पर कोई केमिकल लगा रहा था। काया सोचती है कि शायद वो जख्म साफ करने के लिए दवा ले रहा है, इसलिए वो वहीं खड़ी रहती है और उसे उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। लेकिन अगले ही पल सब बदल जाता है। रे बात करते करते अचानक वही कॉटन काया के मुंह पर लगा देता है और कुछ ही सेकंड में वो बेहोश हो जाती है। अब ये बात क्लियर हो जाती है कि रे वैसा नहीं है जैसा दिख रहा था। काया के बेहोश होते ही वो उसे बोट के एक बड़े कंटेनर में बंद कर देता है और ऊपर से लॉक कर देता है, लेकिन वो जेंडर को वहीं छोड़ देता है जहां वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। फिर 2-3 घंटे बाद जब काया की आंख खुलती है तो वो खुद को एक बंद अंधेरी जगह में पाकर घबरा जाती है। पास में टेसा भी बेहोश थी जिसे वो जगाती है। ये कंटेनर बिल्कुल एक कमरे की तरह था और ऐसा लग रहा था कि यहाँ पहले भी कोई फंसा हुआ था। वहाँ एक लकड़ी पर उन्हें हेल्प लिखा हुआ मिलता है, यानी यहाँ फंसकर कोई पहले भी मदद मांग चुका है। कमरे में रखे मैट्रेस पर खून के निशान थे और वहाँ लड़कियों के बाल भी पड़े थे। ये देखकर दोनों समझ जाती हैं कि वो पहली नहीं है जिन्हें यहाँ कैद किया गया है। टेसा डर के मारे रोने लगती है और धीरे से कहती है कि काश वो इस आइलैंड पर आए ही ना होते, लेकिन अब पछताने से कुछ बदलने वाला नहीं था। उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना ही होगा। एक दिन बीत जाने के बाद अगली सुबह रे ऊपर का दरवाजा खोलता है और एक बकेट में उन्हें सड़ी हुई मछलियाँ खाने के लिए देता है। काया उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हमें जाने दो, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा और मेरे घर में एक छोटा भाई है जिसे मेरी जरूरत है। लेकिन रे उन्हें धमकाता है कि ये मेरा बोट है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। अगर यहाँ से भागने की जरा भी कोशिश की तो मैं तुम दोनों को मारकर मछलियों को खिला दूंगा। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रे मछलियाँ काटता है और बिना पकाए उन्हें कच्चा ही खाने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो हमेशा ऐसे ही करता है, बिल्कुल बेपरवाह, जिसे किसी चीज का डर नहीं है। काया और टेसा डरी हुई थीं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें क्यों बंदी बनाया गया है। इधर जेंडर घायल हालत में अभी भी वहीं पड़ा हुआ था और बिल्कुल एक जिंदा लाश बन चुका था। फिर दोपहर के टाइम अचानक एक शिप की आवाज सुनाई देती है। काया और टेसा भी उसे सुन लेती हैं और उन्हें लगता है कि शायद कोई पुलिस वाला आया होगा और अब वो शायद बच जाएंगे। लेकिन सच्चाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। असल में वो एक डॉक्टर था जो अपनी शिप को थोड़ी दूर रखकर छोटी बोट में आता है और सबसे पहले वो जेंडर को देखता है जो बिल्कुल मरने के हालत पर था। वो कहता है इसमें अभी भी जान बाकी है, इसलिए कोई बात नहीं, ये भी हमारे काम आ जाएगा। इसके बाद वो रे के साथ नीचे जाता है जहाँ काया और टेसा डर के मारे कोने में बैठी होती हैं। वो कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे बताओ कि तुम में से चोट किसको लगी है। टेसा डरती हुई आगे आती है और डॉक्टर उसका चेकअप करता है, पर वो दोनों डर के मारे कुछ भी बोल नहीं रही थीं कि उन्हें यहाँ बंदी बनाया गया है, क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ मदद और खतरे के बीच का फर्क समझना मुश्किल होने वाला था। इसके बाद डॉक्टर और रे ऊपर आ जाते हैं। फिर उनके बीच एक सौदा होता है और तभी पता चलता है कि ये एक ऑर्गन माफिया नेटवर्क है जो लाचार लोगों को निशाना बनाते हैं और उनके ऑर्गन का बिजनेस करते हैं। इसके बाद वो जेंडर को लेकर आते हैं और डॉक्टर पूरी तैयारी के साथ एक कट्टर मशीन निकालता है। काया दरवाजे के दरार से देखने की कोशिश करती है कि ये लोग जेंडर के साथ क्या कर रहे हैं। तभी जेंडर की चीखें सुनाई देती हैं और उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि वो दोनों डर के मारे कांपने लगते हैं। धीरे धीरे जेंडर की चीखें शांत हो जाती हैं। अब इनकी असलियत उन्हें समझ आती है और वो रोने लगती हैं। यहाँ कोई रहम नहीं होता, एक एक करके उसके शरीर के हर चीज निकाल ली जाती है और काम खत्म होते ही बॉडी को समंदर में फेंक दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर कहता है कि दूसरी वाली लड़की भी जख्मी है, इसलिए उसे रात को ही निपटा देंगे और जो ठीक है उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे पास एक रिच क्लाइंट है, उसके बदले में हमें बहुत पैसे मिलेंगे। रे बिना सोचे मान जाता है क्योंकि यही तो उसका काम था, समंदर में फंसे लोगों को बचाने का नाटक करना और फिर उन्हें बेच देना। कुछ घंटे बाद दोनों फिर से नीचे आते हैं और इस बार टेसा को पकड़कर ऊपर ले जाने लगते हैं। काया उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन रे उसे वहीं मारकर बेहोश कर देता है। फिर कुछ देर बाद रे टेसा को उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर अपना काम शुरू करने से पहले तेज म्यूजिक चलाकर रखता है ताकि आवाज ज्यादा दूर तक न जाए। पर तभी काया होश में आती है तो उसे टेसा की चीखें सुनाई देती हैं। वो समझ जाती है टेसा अभी जिंदा है और अगर उसे बचाना है तो जल्दी कुछ करना होगा। वो बाहर निकलने के लिए कंटेनर के अंदर लगे एक फैन को खोलने की कोशिश करती है और पूरी ताकत लगाकर धक्का देने के बाद वो हिस्सा खुल जाता है और वो किसी तरह बाहर निकल आती है। इधर ये लोग टेसा के हाथ पैर बांध देते हैं
और डॉक्टर उसे बेहोश करके अपना काम शुरू करने वाला होता है। वहीं काया चुपचाप रे के कमरे में पहुंच जाती है। तभी रे वहां आ जाता है, इसलिए वो तुरंत नीचे इंजन रूम में छिप जाती है। फिर उसके वॉशरूम में जाते ही वो बाहर आती है और फौरन कोई हथियार ढूंढने लगती है ताकि टेसा को बचा सके। तभी उसे मछली शिकार करने वाली एक स्पीयर गन मिल जाती है। वो अकेली थी इसलिए डर भी रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वो बाहर आती है और स्पीयर गन डॉक्टर पर पॉइंट कर देती है। डॉक्टर उसे देखकर हैरान हो जाता है, पर वो काया को बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन काया उसे मौका नहीं देती और गन चला देती है। डॉक्टर घायल होकर कमजोर पड़ जाता है और काया जल्दी जल्दी टेसा का एक हाथ खोल देती है। तभी डॉक्टर गुस्से में काया पर हमला कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। तब तक टेसा एक नाइफ लेकर डॉक्टर की गर्दन पर वार कर देती है। 3-4 स्टेप करने के बाद डॉक्टर बुरी तरह तड़पने लगता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद दोनों तुरंत वहां से भाग निकलती हैं। उनके जाते ही वहां पर रे आता है और डॉक्टर की लाश देखकर फौरन अलर्ट हो जाता है। वो उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगता है और सबसे पहले जाकर एयरबोट की हवा निकाल देता है ताकि वो दोनों भाग न सकें। लेकिन वो दोनों किसी बोट से नहीं बल्कि पानी में तैरते हुए डॉक्टर की शिप की तरफ बढ़ रही थीं। रे उन्हें ढूंढते हुए ऊपर जाता है और फ्लैशलाइट जलाते ही उन्हें देख लेता है कि वो दोनों भाग रही हैं। वो फौरन आकर अपना बोट स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर इंजन चालू ही नहीं होता। नीचे जाकर देखता है तो इंजन की वायर काट दी गई थी। असल में काया ने पहले ही इंजन की मेन वायर काट दी थी, क्योंकि उसे पहले ही अंदाजा था कि रे उनका पीछा जरूर करेगा और वो समझ चुकी थी कि भागने के लिए उसे टेसा को लेकर किसी तरह डॉक्टर के शिप में पहुंचना होगा। रे कुछ देर के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है और उन्हें पकड़ने का कोई खतरनाक तरीका सोचने लगता है। उधर टेसा जख्मी होने की वजह से ठीक से तैर नहीं पा रही थी। काया उसे साथ ले जाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन टेसा की हिम्मत जवाब देने लगी थी। वो काया को अकेला चले जाने के लिए कहती है कि ऐसे दोनों मारे जाएंगे। तब काया फैसला करती है कि वो अकेले शिप तक जाएगी और वहां से मदद लेकर आएगी। इसके बाद वो अकेले तैरते हुए किसी तरह उस शिप तक पहुंच जाती है। वहां जाकर पहले खुद को शांत करती है, क्योंकि भूखा प्यासा होने की वजह से वो कमजोर पड़ चुकी थी। अब उसे शिप को स्टार्ट करना था, लेकिन इस बारे में उसे ज्यादा कुछ नहीं पता था। वो कई सारे बटन्स चेक करती है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। तभी एक रेडियो मिल जाता है और वो कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट कर लेती है। वो उन्हें बताती है कि एक फिशरमैन ने उसे और उसके दोस्त को किडनैप कर लिया है और वो एक शिप के अंदर फंसी हुई है। उधर से कहा जाता है कि उसे कैसे भी करके अपनी लोकेशन भेजनी होगी ताकि वो मदद के लिए पहुंच सके, जिसके लिए उसे इमरजेंसी रेडियो बीकन डिवाइस ढूंढना होगा, जिससे लोकेशन का पता चलता है। काया उसे ढूंढने लगती है, लेकिन पहले उसे एक फ्लेयर गन मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। कोस्ट गार्ड कहते हैं कि बीकन डिवाइस के बिना वो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। वो एक बॉटल की तरह होती है, जिसके मिलते ही उसे एक्टिवेट करने के लिए पानी में फेंकना होगा। काया हर जगह तलाश करती है और आखिरकार उसे बीकन मिल जाता है। फिर उसे एक्टिवेट करने के लिए जैसे ही वो पानी की तरफ बढ़ने लगती है, उसे एहसास होता है कि कोई शिप की तरफ तैर कर आ रहा है। उसे शक हो जाता है कि वो रे है, इसलिए बिना आवाज किए वो डॉक्टर के बेडरूम में जाकर छिप जाती है। इसके बाद रे शिप पर पहुंचता है और बिल्कुल एक शिकारी की तरह उसे ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन काया भी होशियार रहती है और वो एक जगह नहीं रुकती। वो कैसे भी करके बाहर निकलकर बीकन को पानी में फेंकने की कोशिश करती है, इसलिए फिर से ऊपर आती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। लेकिन तभी रे उसके पीछे से आकर पकड़ लेता है और नाइफ से उस पर हमला कर देता है। काया कमजोर होकर वहीं गिर जाती है, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। वो ऐसा दिखाती है जैसे वो मरने वाली है और उसे गले लगाना चाहती है। फिर जैसे ही रे करीब आता है, काया उसके मुंह पर फ्लेयर शूट कर देती है, जिससे रे बुरी तरह तड़पने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। अब काया खुद भी बुरी तरह जख्मी थी। ज्यादा खून बहने से वो धीरे धीरे सेंसलेस हो रही थी। फिर भी हिम्मत करते हुए वो किनारे तक पहुंचती है और बीकन डिवाइस को पानी में फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो किनारे पर ही अटक जाता है। उसी हालत में काया भी बेहोश हो जाती है। रात भर लहरों की वजह से शिप हिलती रहती है और धीरे धीरे वो बीकन भी खिसकते हुए पानी में गिर जाता है और तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। सुबह होते ही कोस्ट गार्ड बोट और हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचते हैं और काया उन्हें बेहोश हालत में पड़ी हुई मिलती है। उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, इसलिए जल्द से जल्द उसे हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर जब वो जाने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें पानी में तैरती हुई टेसा दिखाई देती है। वो अभी भी जिंदा थी और उसे भी तुरंत ऊपर खींच लिया जाता है। दोनों की हालत खराब थी और टेसा रो रही थी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी ट्रिप उन्हें ऐसी जगह ले आएगी जहां से जिंदा लौटने के लिए उन्हें मौत से लड़ना पड़ेगा। आखिरकार दोनों को सुरक्षित किनारे पर लाया जाता है।
वहां पहुंचकर वो एक दूसरे को देखकर हल्की सी मुस्कुराती हैं, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि वो वापस लौट आए हैं। जिंदगी ने उन्हें दूसरा मौका दे दिया था, लेकिन एक गहरा सदमा भी था कि उन्होंने अपने दोस्तों को हमेशा के लिए खो दिया। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आपके एक कमेंट से हमें बहुत एनर्जी मिलती है और दिल को अलग सी खुशी मिलती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें